Welcome to all. In course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, we are going to deal module 12 referencing, and under this module today we will deal referencing styles and plagiarism awareness. After these lectures, you may acquire the knowledge of referencing, understand the importance of referencing, use academic referencing in your entire research work, apply different styles of referencing in your disciplines, differentiate between different styles of referencing. What is the referencing? First, it is required to know. Referencing is systematically acknowledging the sources of information and ideas used in academic work. This is defined by Peirce and Shields. संदर्भ किसी चीज का प्रस्तुत करना जो हमने अपने एकेडमिक वर्क में यूज किया है, उसका रेफरेंस देना, उसका संदर्भ प्रस्तुत करना, कहाँ से हमने किस कार्य इस टर्म को उठाया या इस डेफिनेशन को उठाया या इसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी वो कहाँ से बनी. हाउ वी हैव डेवलप आवर इनसाइट बाय द रीडिंग ऑफ व्हाट, क्या चीज देखा कि कैसे यहाँ तक हम आए, उसकी समझ जो बनाने के लिए जो हम उस अपने एकेडमिक वर्क में उसको रेफर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रेफरेंसिंग. देयरफॉर इट इज नोन formulated as in definition systematically acknowledging. एक्नॉलेज करना है लेकिन एक सिस्टम से करना, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसके बिहाफ जाके हमें काम करना है. एक्नॉलेजिंग द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज यूज्ड इन एकेडमिक वर्क. जो सूचनाएं और विचार हम अपने एकेडमिक वर्क में यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको सिस्टम से एक प्रणाली उसके लिए विकसित की गई है, उस प्रणाली के आधार पे एक्नॉलेज करना ही रेफरेंसिंग कहलाती है. अब इसमें बात करें कि दो चीजें जैसे जनरल हम यूज में ला रहे हैं, साइटेशन एंड रेफरेंसिंग. तो साइटेशन का मतलब है ब्रीफ इन टेक्स्ट. जैसे उसी जब हम टेक्स्ट में लिख रहे हैं, एकेडमिक जो वर्क राइट कर रहे हैं, तो उसी बीच में हमें कुछ अगर साइटेशन करने हैं, किसी का विवरण देना है कि कहाँ से वो कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं, जैसे कि एक डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पलरी एक लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2020, और इस तरीके से हम उसे कोड करेंगे डबल इन्वर्टेड कामाज में. तो दैट विल बी कंसिडर एज द साइटेशन, एंड इन different next lecture we will deal it in detail. And reference list या referencing, full referring detail at the documents end. जब हम कोई काम खत्म कर रहे हैं, जैसे कि जो राइटिंग हम कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या रेफरेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर कोई चैप्टर डेवलप कर रहे हैं तो इन लास्ट ऑफ दैट चैप्टर वी कैन प्रेजेंट द रेफरेंस लिस्ट from where we have referred the content. So therefore we can say when we are going for the referencing, it means we are acknowledging the authentic sources from where we have gathered the data, insight or ideas for the writing that concept or develop that concept. So that should be followed by a system. So therefore it is considered as the systematically acknowledging. तो इसी को आगे हम लोग मूव ऑन करके देखेंगे कि कैसे हम सिस्टमेटिकली एक्नॉलेज करेंगे किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज या अदर थिंग्स व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर रिसर्च वर्क और राइटिंग कॉन्सेप्ट. अब बात करें कि वाई डू वी रेफरेंस, क्यों हम किसी का रेफरेंस दें या वेटेज जो कुछ भी कह सकते हैं कि हम क्यों वो रेफरेंसिंग करें. तो रेफरेंसिंग ट्रांसफॉर्म्स पर्सनल ओपिनियन इनटू स्कॉलरली आर्गुमेंट.
जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है, जब उसको हम दूसरे जो एकेडमिशियंस हैं उनके कंटेंट के थ्रू जब हम इनरिच करते हैं, अपनी बातों के साथ उनके बातों को हम उसमें एसोसिएट करते हैं, देन आर टॉक बिकम्स या गेट द ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ अदर्स concepts. So that can be considered as the scholarly argument. That was my personal opinion, and after the referring with others' work, that will consider as a scholarly argument. So referencing transforms personal opinion into a scholarly argument. If our concept is associating with others, renowned persons, or previous researches या existing knowledge within the knowledge domain, so if that and that particular knowledge is propounded by different academicians, social scientists या scientists, वो ज्ञान किसी अन्य ने प्रतिपादित किया है और उसी तरीके का ज्ञान अगर हम प्रतिपादित कर रहे हैं या उसके ज्ञान को हम अपने जहाँ भी वी आर गोइंग टू राइटिंग एकेडमिक वर्क राइटिंग में हम काम कर रहे हैं और वहाँ यूज में ला रहे हैं उनके आइडियाज़ को, इंसाइट को, तो हमें हो सकता है कि हम पैराफ्रेजिंग करके भी लिख रहे हैं, लेकिन दैट आइडियाज एमर्ज बाय देयर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स. तो वी शुड कह सकते हैं कि हमें उनको क्रेडिट देना ही है. वी शुड क्रेडिट देम, एंड this will make our personal opinion into scholarly argument. तो वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. जो मेरा खुद का ओपिनियन ही केवल था, उसको जब डिफरेंट लोगों के वर्क से हम रेफरेंस करके एक इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, so that will be considered as a more important, and that will be considered as a scholarly argument. Therefore we go for the referencing. Second, it justify claim with sources. हमने जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, क्या है ये? अगर हमें रिव्यू की बात कर रहा हूँ, किसी स्टडी को उसमें कोड कर रहा हूँ कि जैसे ही हमने कहा कि NEP 2020 is saying this, तो हम या हमारा जो रीडर होगा, मैं लिख रहा हूं और उसको पब्लिश कर रहा हूं, तो वो रीडर अगर चाहता है उसको ऑथेंटिकेट करना, तो वो वहां तक पहुंचे. तो इसके लिए इट जस्टिफाई क्लेम विथ सोर्सेज. तो जब अगर उसमें रेफरेंसिंग पड़ा हुआ है, वी हैव रिफर्ड विद द पर्टिकुलर साइटेशन, तो देन दे कैन जस्टिफाई विद दैट डॉक्यूमेंट्स, एंड आवर रिपोर्टिंग, our writing will be known as authentic. तो it justify claim with sources. जिस सोर्स से हमने लिया है उसको सोर्स देखा जा सकता है, उसकी सत्यापन किया जा सकता है. It distinguishes our ideas from others. यह our ideas, it distinguishes from our ideas from others. चूंकि हम जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम कुछ नया कह रहे होंगे. वी आर ट्राइंग टू से सम न्यू बिकॉज वी हैव रीड द वेरियस कंटेंट, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी आर गोइंग टू से समथिंग, एंड इट इज क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट, बिकॉज द नॉलेज विच इज इन एग्जिस्टेंस दैट आर हेल्पफुल फॉर मी टू propound the new knowledge. So therefore when we will consider the concept of reference, it distinguishes our ideas from other, because this have said this, this said this, this said this, and now this idea is in front of you all, and it demonstrate engagement with literature. Yes, referencing की बात अगर हम दिखा रहे हैं, it means कि we are engaging, we are engaged are associated with the
that literature, क्योंकि बिना हम किसी चीज की रीडिंग किए हुए किसी के कॉन्सेप्ट को कहीं भी कोट नहीं कर सकते. जब हम कोट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर एंगेज विद इन दैट लिटरेचर. Therefore, it communicate that engagement of a particular researcher with literature. So we reference because transform personal opinion into a scholarly argument. We reference to claim with sources that their credibility can be considered or verified. We reference because our ideas are differ from others, and also it shows that we are engaged with literature. So therefore we move for the referencing. What are the purpose of referencing? So that is required because we should know what is the motive of the referencing. First one, academic integrity and plagiarism prevention. जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि रेफरेंसिंग का क्या महत्व है, तो ये एकदम ओपन करता है हमारे सामने कि जब हम किसी को कोट करते हैं तो वो हम उसको रिगार्ड करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट आइडिया इज देयर. वो विचार वहां से पनपे हुए हैं, वहां से निकले हुए हैं. तो हम एकेडमिक इंटीग्रिटी के साथ जाते हैं, और एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है वो रिस्पेक्ट करना सिखाती है दूसरे को. तो देयरफॉर इट गिव्स टू एसोसिएशन बाय दैट, बिकॉज वी आर कोटिंग टू द अदर्स आइडियाज. तो वी रिस्पेक्टिंग देयर आइडियाज, वी आर कह सकते हैं कि हम उनके आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं. वी आर एक्सेप्टिंग देयर आइडियाज एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी आर प्रोपाउंडिंग other ideas. So therefore academic integrity is here. By that we can enhance the collaboration, cooperations in the particular field of knowledge. Today I am considering the ideas of others. Tomorrow others will consider our ideas or respect to our views. So these are the concept of academic integrity. Here we are respecting to the others which are working in the field of particular knowledge domain. And second one is concept plagiarism prevention. Here concept plagiarism means using others' work without giving credit, intentionally or accidentally. अगर हम किसी के काम को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो that will be considered as the plagiarism. और प्लेगरिज्म आज के ज़माने में जिसे साहित्यिक चोरी कही जाती है या एकेडमिक चोरी कही जाती है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि इस तरीके से कंसीडर की गई है कि आपकी राइटिंग जो है वो ख़त्म हो सकती है और आपका करियर भी दांव पे लग सकता है. तो देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू गो विद द प्लेगरिज्म रिपोर्ट. हम मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि इन द करेंट सिनेरियो 10% plagiarism is considered for any academic writing, and above that may be punishable offense. वो एक तरीके का जैसे ही कि हमारा अगर उससे है तो some where there is possibility to improve your concepts, plagiarism minimize the concept. जो एकेडमिक थीपनेस है उसको हमें कम करना होगा. हम विचारों को दूसरे के लेते हैं, उस विचारों से हम प्रोपाउंड करते हैं. यस, आइडियाज आर स्कैटर्ड हियर एंड विच आइडियाज आर डेवलप्ड बाय whom, that should be in our mind and we should give the respect to them. हमें उन व्यक्तियों को, चूंकि हम पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन द पर्टिकुलर फील्ड, and that particular field is associated with the particular persons, and that particular persons we should have the knowledge. Because if I am working in the field of science education, then
it is required to I know the who are working in the who have worked and who are working in the field of science of education. तो therefore ये एक एकेडमिक इंटीग्रिटी की भी बात करनी है, लेकिन वहीं हमें दूसरे के आइडियाज से आगे बढ़ने हैं, हमें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि नॉलेज का एक्सप्लोरेशन इसी तरीके से है, जितना हम जानते हैं उसी को आगे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो हम जानते ही नहीं वहां पे हमारा दिमाग नहीं जाता है। तो देयरफॉर वो एकेडमिक इंटीग्रिटी रहेगी, तभी हम मूव ऑन कर पाएंगे। लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अदर्स कॉन्सेप्ट इन योर ओन राइटिंग्स विदाउट गिविंग द क्रेडिट टू देम। अगर उनको बिना क्रेडिट दिए हुए हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज, एक तरीके की वो एकेडमिक चोरी है, एकेडमिक थेफ्टनेस। तो देयरफॉर that is considered as a plagiarism, or it may be intentionally, it may be accidentally. तो therefore अगर हम उसको avoid करना चाहते हैं तो referencing is required, and referencing helps avoid this, क्योंकि जब जैसे ही हम reference उनका नाम डालेंगे तो that will be authentic, which universities treat as serious misconduct. अगर plagiarism है तो वो misconduct के रूप में जाना जाएगा। अगर 40% आ गया है तो शायद जो स्कॉलर है उसकी थीसिस भी दोबारा करने को नहीं मिलेगा, और जो सुपरवाइजर है दैट विल बी डिबार फ्रॉम द एकेडमिक फील्ड, रिसर्च फील्ड फॉर फ्यू ईयर्स। तो देयरफॉर दिस इज अ सीरियस मिसकंडक्ट इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक वर्क in the institution and universities. As exemplary, we can consider copying a paragraph without quotation marks like this within the bracket and inverted commas means plagiarism. If we are copying a paragraph without quotation, them in inverted commas means plagiarism even with citation. अगर citation किया भी हुआ है, उद्धरण दिया हुआ है, लेकिन उसको इन्वर्टेड कामाज में करके नहीं लिखा हुआ, तो वो प्लेगरिज्म के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू गो विथ अ सिस्टमेटिकली एक्नॉलेजिंग। तो हाउ वी एक्नॉलेज सिस्टम बाय अ सिस्टम, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंसिंग। तो पर्पज ऑफ रेफरेंसिंग, फर्स्ट एकेडमिक डेवलपिंग या मेंटेनिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी and plagiarism preventions. Second one is the supporting argument with evidence. Supporting argument, argument को support देना with evidence, और ये it is required in the field of research, because first we have said that make our opinion academically sound. अगर हम अपने ओपिनियन को एकेडमिकली साउंड बनाना चाहते हैं या एकेडमिक आर्गुमेंट बनाना चाहते हैं, एकेडमिक टॉक बनाना चाहते हैं, देन दैट इज रिक्वायर्ड टू दैट शुड बी सपोर्टेड विद द अदर्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड। जब हम बात करते हैं किसी नॉलेज को प्रोपाउंड करने के लिए, तो वहां पे इट इज रिक्वायर्ड दैट फील्ड ऑफ एकेडमिशियंस आर कंट्रीब्यूटर्स या एजुकेशनिस्ट शुड सपोर्ट आवर नॉलेज। जैसे अगर मैं कोई नया ज्ञान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ मैं नया डेवलप किया, और हमारे फील्ड के लोग अगर उसको सपोर्ट करते हैं, देन दैट विल बी कंसीडर एज द फैक्ट और न्यू नॉलेज, दैट विल बी कंसीडर एज द न्यू नॉलेज इन द पर्टिकुलर फील्ड। देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स। जो भी कोई काम कर रहा है, उस आर्गुमेंट या कुछ उसके जो नॉलेज बाहर आ रहे हैं या कुछ किसी विषय वस्तु पे वो बात कर रहा है, तो उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए और एविडेंस के साथ। तो यहाँ मेजरली हमारी बात यही होती है कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करना है। तो स्ट्रेंथन क्रेडिबिलिटी बाय शोइंग, हम जो भी नॉलेज एक्सप्लोर करके बाहर ला रहे हैं उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है बाय शोइंग डेप्थ ऑफ रिसर्च। चूंकि वो जो कॉन्सेप्ट है उसको और वेटेज दिलाना है, और
कहाँ से वो निकल कर आ रहा है, किस तरीके से, एज हियर रिटन inverted commas, as demonstrated by 15 recent studies, and that 15 recent studies will be there by the quoting, citing. So that will be helpful in assuring the depth of research, या reflecting depth of research. Next one is scholarly dialogue. तो पहला जो है वो किसी नॉलेज या रिसर्च की गहराई को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है कि प्रीवियस 15 रिसेंट स्टडीज को रिफ्लेक्ट करते हुए, तो ब्रैकेट में वो इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाएगा. सेकेंड वन इज द स्कॉलरली डायलॉग. जो बातचीत होगी वो स्कॉलरली हो जाएगी. नाउ दैट टॉक विल कन्वर्ट इन द स्कॉलरली डायलॉग. वाइल्डली 2009 आर्गो एक्स, रिसेंट डेटा फ्रॉम चैन 2020 सजेस्ट वाई. तो वी आर गोइंग टू रिफर few names that are working within that particular field, and that will convert our personal opinion within scholarly dialogue. तो जो हमारी बातचीत है उसको एक ऐसा कह सकते हैं कि आवरण मिलेगा जो उस विचार को, उस आइडियाज को स्कॉलरली या विद्वतापूर्ण बातचीत में कन्वर्ट कर देगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंसिंग. थर्ड वन, इनेबलिंग वेरिफिकेशन एंड फर्दर रीडिंग. वेरिफिकेशन को इनेबल बनाना है और फर्दर रीडिंग के लिए स्कोप लोगों को देना है, जिससे कि लोग, अगर हो सकता है मेरे पेपर में या मेरी जो राइटिंग है वो उतनी समझ में नहीं आ रही है, तो दे कैन गो फॉर द फर्दर रीडिंग्स. और मैंने जो रिपोर्ट किया है उसको लोगों को ये अवसर देना कि दे कैन वेरीफाई दैट. तो इनेबलिंग वेरिफिकेशन एंड फर्दर रीडिंग allows readers to check source reliability from where we have quoted, या from where we have put that talk, उसको हमने कहाँ से लिया है. तो दैट सोर्सेज को कोई भी चेक कर सकता है. चेक सोर्सेज रिलायबिलिटी एंड एक्सप्लोर साइटेड वर्क्स. जो साइटेड वर्क्स हैं उसको वो एक्सप्लोर करके उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, गिविंग क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स. यस, दिस इज द रेफरेंसिंग कॉन्सेप्ट बेसिक, कि गिव द क्रेडिट टू द ओरिजिनल राइटर्स और ऑथर्स, जिसने वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया. तो वहां से जब हम बातचीत करेंगे तब जाके हम अपने काम की क्रेडिबिलिटी को शो कर सकते हैं. लाइक ethical obligation to acknowledge intellectual property, or this is intellectual property right is very we can say effective in the present, essential in the present context. Today nobody can use the other's idea because that will come under the intellectual property right. So ethical obligation to acknowledge intellectual property. Example, using a theory, Maslow hierarchy need theory, without citing Maslow's is unethical in research. हम उन्हीं के सोपानों पे काम कर रहे हैं, उनको सोपानों को लिख रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं, और we are not giving the credit to the Maslow. तो this will be a concept of plagiarism. यहाँ पे एकेडमिक चोरी का कॉन्सेप्ट आएगा और this will be under the plagiarism. So therefore it is required to give the credit to original authors, and if we are using the referencing concept, we are giving the credit to original author. Meeting institutional requirements. Yes, जो institutions जहाँ पे वो काम किए जा रहे हैं उसके जो नाम्स हैं उसके अनुसार हमें काम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट करना होगा. तो मीटिंग इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, यूनिवर्सिटीज जर्नल्स मैंडेट स्पेसिफिक स्टाइल्स. चूंकि वी आर वर्किंग एट हियर
as a academic writer, academic reporter, and that will be published anywhere. So where that will be published, we should follow their norms. As here written, universities or journals mandate specific styles. तो referencing है various styles and that governed by their particular names. Like APA has their own referencing style, MLA has their own referencing style, Chicago, Harvard, all have their own referencing style. And second one, non-compliance can lead to rejection. If we are not going to comply them, then our writing can be rejected. That will not be considered for the publication. So therefore, it is required meeting institutional requirements. Importance of referencing in research. First one, for the students. A student can improve their academic writings if they are using the referencing in their work. Proper referencing improves academic works which help students to prepare effective assignments or projects. Teachers, when check the assignment or academic writing, they try to know what are the real sources from where the scholars have written that thought. वो जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से उस बच्चे ने वो थॉट लिया. तो अगर उसके रेफरेंसिंग मिल जाते हैं तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी को जान सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट से मैच करके व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग दे कैन असेस. तो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड to improve the academic writing, student can use referencing. So this will strengthen their assignment or project and they will get good marks. That will be helpful to gain the more score, maximum score in the particular academic writing. Second one is the skill development. Referencing can enhance the skill. Using referencing develops the skills to use them correctly in research reporting. And today it is more required that when we are reporting any concept, there should be references. There should be references. And without references, no any academic work is going to accept anywhere. Therefore, it is need to develop your skills, how to write the references, how to citation, how to bibliography. So that's all develop the skill development. Now for researchers, yes, students are that also, but here who are engaged in the research field, that are considered as the researcher. First one, funding success. If researchers are applying, seeking the grants from the different agencies, then that is required that proposal should have the proper referencing. Grant application require rigorous reviews and their proper referencing, because they see what kinds of trends are going within the particular fields. And if you are reporting from where you have got that insight, so that therefore that is required to proper referencing. And if you have reported in well manner, then it is possibility to increase the release of grant there. Funding success. Second one, publication acceptance. Yes, major writings are published within public domain in like research journals, editorials,
or any kinds of writing. So if our paper or writing is not properly referencing, then that can be rejected by the particular publishing agencies. So journals reject maximum number of papers for citation error, क्योंकि उनके जो सोर्सेज हैं उनका सही क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता कि कहाँ से वो टॉक या दैट साइटेशंस दे हैव साइटेड, तो वो अगर क्लियर कट रिफ्लेक्टेड नहीं है तो पब्लिकेशन जो जर्नल्स हैं या पब्लिशिंग एजेंसीज दे कैन रिजेक्ट योर राइटिंग्स. फॉर नॉलेज एडवांसमेंट जब बात करें नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स रिसर्चर्स एंड फॉर नॉलेज एडवांसमेंट, तो इट वी कैन कंसीडर एसोसिएट द कॉन्सेप्ट विथ currently existing research also. Associate the concept with currently existing research also, as Newton's standing on the shoulders of giants. तो ये concepts उससे associate करने की जरूरत है जिससे कि हम चीजों को अच्छी तरीके से explore कर पाएं, तो वो knowledge advancement के लिए भी आवश्यक है. Next one, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. और अगर हम काम करने जा रहे हैं उसमें हम अपने एफर्ट डालेंगे तो वो डुप्लीकेशन के लिए ना यूज में आ जाए, उससे रोकने के लिए भी हमें रेफरेंसिंग करने की ज़रूरत है. जब रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, इट मीन्स जब रिव्यू करेंगे तो वी विल गो विद द रेफरेंसिंग. तो देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू नॉलेज एडवांसमेंट. Overall referencing is helpful in, we can say, maintaining academic integrity. As previously we have seen that referencing reflects honesty and integrity in academic work. तो जो इंटीग्रिटी हमारी है वो बनी रहेगी, हम दूसरों को ऑनर भी करेंगे और दूसरों को से एसोसिएट भी होंगे, और साथ ही साथ जिसने जो काम किया है हम उसको रिस्पेक्ट भी दे पाएंगे. और हम क्या कर रहे हैं तो वो ऑनेस्टी हमारी वहां पे दिखेगी कि वी आर नॉट गोइंग टू कैप्चर द आइडियाज ऑफ अदर्स. यस, we have studied the ideas of others, but now we are communicating the things which are in a new form, and that is going to resolve the issues which are existing in our society, but that ideas frame with the help of others. So that should be considered at here, and that should be respected. तो here फर्स्ट वन कह सकते हैं कि जब रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं तो रेफरेंसिंग मेंटेनिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात करता है. सेकेंड वन फैसिलिटेटिंग नॉलेज बिल्डिंग. रेफरेंसिंग की सहायता से हम जो ज्ञान बनाने जा रहे हैं उसमें मदद मिलती है, या जो ज्ञान प्रतिपादित करने जा रहे हैं, नॉलेज बिल्डिंग. इट कनेक्ट्स आवर वर्क टू द वाइडर एकेडमिक कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूटी ऑफ स्कॉलरली कन्वर्सेशन. यस, जैसे ही चूंकि इसका कॉन्सेप्ट यही है कि नॉलेज जनरेशंस, व्हेन वी रीड द अदर कॉन्सेप्ट, अदर राइटिंग्स, we get the ideas, and after that others can explore our ideas. तो यहाँ पे एक नॉलेज क्रिएशन का जो लैडर है that will strengthen and it connects our work to the wider academic community. चूंकि जब रेफरेंसिंग उसमें होंगी कामों की तो लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं, उसको कोट करते हैं अपने रिसर्च में. अदरवाइज दे विल नॉट give the importance your writings, and your writings cannot be considered as the scholarly argument. That can be personal opinion, and that will not consider under research. So it connects our work to the wider academic community and contribute to the continuity of scholarly conversation. जैसे आज गूगल स्कॉलर या अदर्स की बात करें
So they are reflecting the citations within field of research, how many persons are connecting your you're pursuing your knowledge, develop knowledge. So when they read your articles, you can know that. So therefore it is required, it facilitates knowledge building, and wider community, academic community are going to collaborate and exchange the ideas, because I can read the others paper, other works, and others can read my works or papers that can give us idea and others to idea to others. दूसरे को भी आधार मिलेगा और मुझे भी उस कन्वर्सेशन से, उस एकेडमिक रीडिंग से आइडियाज मिलेंगे, जिससे कि हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं. Showing respects for others' work, demonstrate academic humility in recognize others' contributions. Yes, बिना उसके हम नहीं मूव ऑन कर सकते हैं, बिकॉज जो प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट है दैट विल बी हियर एंड आवर वर्क्स कैन बी अफेक्टेड. हेल्पिंग रीडर्स ट्रैक इंफॉर्मेशन. यस, जो रीडर्स हैं उनको हेल्प करना कि वो जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ कम्युनिकेट करी, दे कैन ट्रैक दैट, वो उसको ट्रैक कर सकते हैं. तो एक्यूरेट रेफरेंसेस अलाउ others to trace the origins of research materials efficiently. जो हम research materials यहाँ पे communicate कर रहे हैं, और they can या knowledge जो हम communicate कर रहे हैं, they can track that information. Enhancing our credibility as a researcher. If we are rightly using the reference concept, then our credibility as a researcher will increase. Because every concept what we are using, we are referencing that. Anybody can access that knowledge and validate the knowledge, or they can verify the sources, authentic sources from where what we are writing or using the content. तो इस तरीके से उस कंटेंट का सत्यापन वो कर सकते हैं, उस ज्ञान का सत्यापन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हम ज्ञान प्रतिपादित करते हैं उस पर वो विश्वास कर सकते हैं. तो इनहांसिंग आवर क्रेडिबिलिटी एज ए रिसर्चर, रेफरेंसिंग पोजीशंस वी विद इन द स्कॉलरली डिस्कोर्स, शोइंग आवर अवेयरनेस ऑफ की थियरीज, डिबेट्स एंड ऑथर्स. तो इस तरीके से हमारी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर रेफरेंसिंग. अब कैसे, अगर क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम रेफरेंसिंग हमारी खराब है? देन अगर हमने साइटेशन मिस कर दिए, देन इट्स रिजल्ट विल एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म एलिगेशन. हमारे ऊपर वो प्लेगरिज्म का जो एक्सीडेंटल एलिगेशन है दैट विल बी, वो हमारे ऊपर आ जाएगा, और हमारी जो राइटिंग है वो फ्रॉड में भी जा सकती है. इनकरेक्ट इन फॉर्मेटिंग. अगर हमारी फॉर्मेटिंग इनकरेक्ट है तो रिजेक्शन बाय जर्नल्स और सुपरवाइजर्स. पहले ही हमने कहा कि अगर आपकी रेफरेंसिंग सही नहीं है तो जो जर्नल्स पब्लिकेशंस के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं दे कैन रिजेक्ट. तो रिजेक्शन बाय जर्नल्स और सुपरवाइजर आल्सो कंडेम दैट. तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर रेफरेंसिंग, यहाँ इसके दुष्परिणाम क्या हैं? जो अगर हम गलत रेफरेंसिंग गलत ढंग से कर रहे हैं तो वो पहला, मिसिंग साइटेशन अगर है तो आपके ऊपर एलिगेशन लग सकता है प्लेगरिज्म का. इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग अगर नहीं कर रहे हैं, करेक्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, तो जो जर्नल एक्सेप्ट कर रहे हैं पेपर को वो दे कैन रिजेक्ट. ओवर साइटेशन अगर बाय द वे कुछ इस तरीके का हो गया तो लॉस ऑफ ओरिजिनल थॉट्स इन राइटिंग. मैक्सिमम साइटेशन, ये इन्होंने कहा, ये इन्होंने कहा, दिस हैज सेड दिस, बट what is our original thinking? So that can be missing. Loss of original thought in writing. Everything is quoted by the others, then nothing will be scope for the original writing. So therefore it is required, we can see missing citation also can be problematic for us. Incorrect formatting of the referencing can create the problems for us. And over citation is also
creating the problems. So therefore it is required to know the right referencing styles. Here examples is considered. In 2021, a professor faced restrictions for citation error in 12 publications. अब अगर 12 पब्लिकेशन में उनको साइटेशन एरर के लिए कंसीडर किया गया है 2021 में, तो नाउ आगे ऐसे नाम प्रोपाउंड हो जाएंगे कि उस व्यक्ति का नाम आते ही उसकी रीडिंग्स को लोग किनारे कर देंगे, कि उसकी ऑथेंटिसिटी अपने आप खत्म हो जाएगी. तो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू लर्न प्रॉपर रेफरेंसिंग. नाउ हाउ टू रेफरेंस करेक्टली. अब बात हम अगर करें कि कैसे करेक्टली हम रेफरेंसिंग करें, तो फर्स्ट वन, चूज अ प्रॉपर रेफरेंसिंग स्टाइल. एपीए, एमएलए, शिकागो, हम लोग इसको आगे डील भी करेंगे. जैसे हमने कहा कि एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, लाइक दैट एमएलए एंड शिकागो, हार्वर्ड, ऑल वी विल डील इन डिटेल. यूज रेफरेंस मैनेजर्स, जोटेरो, इन नोट, etc. हम एक पर्टिकुलर रेफरेंसिंग स्टाइल्स को अगर यूज में लाते हैं तो रेफरेंसिंग हमारी करेक्टली होगी. अदरवाइज किसी को एपीए के थ्रू, किसी को एमएलए के थ्रू लिखते हैं. दूसरा, रेफरेंस मैनेजर्स वी कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर्स, जोटेरो, इन नोट्स, etc. पैराफ्रेज प्रॉपरली, जो अगर पैराफ्रेज हम कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली हो और उसको केवल नॉट जस्ट सिनोनिम्स स्वैपिंग करें, बल्कि हम उसको क्रॉस चेक करें कि वो किस तरीके से पैराफ्रेज हुआ है, वो वही अर्थ तो नहीं दे रहा. अगर पैराफ्रेज के बाद जस्ट लाइक दैट वो वर्ड का हमने यूज इधर उधर करके बस, तो दैट विल बी कंसिडर एज द प्लैगरिज्म. इन टेक्स्ट साइटेशन एंड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन रेफरेंस लिस्ट एंट्रीज. अगर हम साइटेशन कर रहे हैं तो वो रेफरेंसिंग लिस्ट में होना चाहिए. तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे जो रेफरेंसिंग है वो करेक्ट हो सकते हैं, एक उपयोगी हो सकते हैं. एंड विद द लास्ट वी कैन से referencing means ethical practices with academic requirement. ethical practices का यूज जो होगा वो रेफरेंसिंग के ही रिस्पेक्ट में हो सकता है. अदरवाइज दैट विल बी कंसीडर एज द प्लैगरिज्म एंड वो एकेडमिक चोरी के नाम से जानी जाती है. तो अगर आप रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर कंसीडरिंग द एथिकल प्रैक्टिसेस विथ एकेडमिक रिक्वायरमेंट. सेकेंड वन, प्रिवेंट्स प्लैगरिज्म एंड स्ट्रेंथन्स रिसर्च. जो चोरी है, शैक्षिक चोरी, उसको रोकना और रिसर्च की जो शक्ति है उसको स्ट्रेंथन करना, ओरिजिनलिटी की तरफ मूव ऑन करना. थर्ड वन, यूज रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स. इफ रिक्वायर्ड यू यूज द, जिससे कि रेफरेंस आसानी से हो सके, रेफरेंसिंग आसानी से हो सके, टू इंश्योर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी को प्राप्त करने के लिए हम रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स यूज में ला सकते हैं. और नेबुले की डेफिनेशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि गुड रेफरेंसिंग इज द साइलेंट एम्बेसडर ऑफ योर क्रेडिबिलिटी. दिस स्लोगन इज रिफ्लेक्टिंग दैट इफ you are referring, your referencing is good, it means that is silent ambassador के रूप में वो काम कर रहा है, आपकी वर्क की क्रेडिबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो अगर आप रेफरेंसिंग के साथ काम करते हैं, इट मीन्स योर वर्क इज रियली क्रेडिबल, but that should be not oversighted. It also put in your kind consideration. We should put in our kind consideration. Oversightation is also not required. Then making the ideas original, it is required to support them, but there should be as required as. Otherwise that can be considered as the overloaded.
over citation, and there will be lack of the original ideas. By the reading of this some authentic sources, you can enhance your understanding. Thank you.